जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी ने वॉरशिप से टेस्ट करी अपनी मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत फोर्स 100 से 200 ATGS पर एयर के रेट से कर सकती है सप्लाई। डिफेंस एक्सपो 2022 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने की संभावना। CDS पोस्ट के लिए सेंटर ने इंडियन आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर से मांगे रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स की लिस्ट। सिक्योरिटी रीजंस के चलते अब चाइनीज UAVs के बजाय इंडियन UAVs को लेना चाह रहे हैं दुनिया भर के देश। अभी हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा वॉरशिप से एक शिप बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल से लो फ्लाइंग टारगेट को टेक डाउन किया गया। और इंडियन नेवी ने इस टेस्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो भी शेयर करी है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन नेवी की तलवार क्लास फ्रिगेट अपने शिप बॉर्न मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम स्टिल-1 से मिसाइल को फायर किया है और ये मिसाइल एक लो फ्लाइंग एरियल टारगेट के खिलाफ फायर की गई थी और ऑफिशियल के मुताबिक इस मिसाइल ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 28 मई को इंडियन नेवी की ओल्डेस्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS गोमती को 34 सालों की ग्लोरियस सर्विस के बाद अब आखिरकार सर्विस से डीकमीशन कर दिया जाएगा और डीकमीशन होने के बाद इस वॉरशिप के कुछ पार्ट्स लखनऊ भेजे जाएंगे, जहां पर यूपी गवर्नमेंट गोमती नदी के पास एक ओपन एयर म्यूजियम को स्थापित करने की योजना बना रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि INS गोमती गोदावरी क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 16 अप्रैल 1988 में कमीशन किया गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कि इस वॉरशिप को वैसे तो इसी महीने 15 तारीख को डीकमीशन कर दिया गया था, लेकिन 28 मई को ऑफिशियली इसे डीकमीशन किया जाएगा और औपचारिक रूप से इसके जो पार्ट्स हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएंगे। बाकी एक अपडेट ये भी है कि आज GRSE द्वारा इंडियन नेवी के लिए दूसरी सर्वे वेसल जिसका नाम है INS निर्देशक, तो इसे औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। इस तरह की टोटल 4 सर्वे वेसल्स को बनाया जाना है और इन 4 में से 3 शिप्स को GRSE और L&T शिप बिल्डिंग के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर बनाया जा रहा है और ये 4 के 4 सर्वे वेसल्स 2023 से 2024 तक डिलीवर किए जाने के लिए शेड्यूल्ड हैं और निश्चित रूप से इंडियन नेवी की हाइड्रोग्राफिक और ओशिनोग्राफिक सर्वे कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होंगी। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि जो पहली सर्वे वेसल थी INS संधायक, तो उसे पिछले साल 5 दिसंबर को ही GRSE द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत फोर्स के मुताबिक जो स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, तो औपचारिक रूप से इसके ऑर्डर्स मिलने की जो फाइनल अप्रूवल की प्रोसेस है, तो आने वाले महीनों में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है और भारत फोर्स के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि पहले साल में वे 100 ATGS सप्लाई करने के लिए तैयार हैं और फिर बाद में कंपनी इसी कैपेसिटी को 2 गुना कर देगी, यानी कि 200 ATGS पर ईयर। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ATGS के 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें से एक है भारत फोर्ज और दूसरी है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। वो बात अलग है कि अभी तक किसी को भी ATGS का बड़ा ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, पर जैसे कि अभी पिछले महीने ही ATGS के ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे जो पूरी तरीके से सफल रहे थे और कहा जा रहा था कि ये ATGS के फाइनल ट्रायल्स हैं और उम्मीद जताई गई है कि जल्दी इसके लिए औपचारिक रूप से ऑर्डर्स प्लेस होंगे। हालांकि वो बात अलग है कि इस तरह की उम्मीद बहुत समय से देखने को मिल रही है, लेकिन अब इंतजार है कि आखिर कब औपचारिक रूप से इसके लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि कितनी संख्या में इसके ऑर्डर्स मिलेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें द इंडियन न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि मार्च में होना था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उसे पोस्टपोन करना पड़ा था, तो अब ये दोबारा से इस साल अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जा सकता है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जून के पहले सप्ताह तक इनवाइट्स भेजे जाने की संभावना है। हालांकि जो इसकी नई डेट्स हैं वो औपचारिक रूप से मंत्रालय की तरफ से अनाउंस होनी बाकी हैं और इसलिए अगर देखा जाए तो इस बात की संभावना बन सकती है कि डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान ही इस ATGS के लिए औपचारिक रूप से ऑर्डर्स प्लेस किए जाएं। बाकी इस पर आपको क्या लगता है, अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ द्वारा लद्दाख में चाइना के साथ लगने वाली LAC पर फॉरवर्ड एरियाज को विजिट किया गया था और जहां उन्होंने भारत की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा की थी। और अब इसके रिगार्डिंग हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कि आर्मी चीफ इस विजिट के दौरान पूर्वी लद्दाख में LAC पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयमेंट से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड अक्साई चीन एरिया पर चाइनीज आर्मी जिस तरीके से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही है, तो इस गतिविधि पर एक गंभीर रूप से ध्यान दिया गया है। LAC के पार रुडोक बेस, साउथ ऑफ पैंगोंगशू और सिंगजियांग मिलिट्री रीजन में चाइनीज आर्मी अपने आर्मर और रॉकेट रेजिमेंट्स के साथ स्टेशनड है। इसके जवाब में भारत की तरफ से भी मिरर डिप्लॉयमेंट की गई है और जबकि गरगुंसा और होर्तान एयरबेस पर चाइनीज एयरफोर्स ने अपने फाइटर्स और बॉम्बर्स को स्टेशन किया है और जबकि इंडियन आर्मी भी रोड्स और ब्रिजेस के साथ LAC पर पूरी तरीके से डिप्लॉयड है और आर्मी के टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रोड्स और ब्रिज बनाए गए हैं और इंडियन आर्मी किसी भी मिलिट्री इमरजेंसी का सामना करने के लिए गलवान नदी पर करीब 7 ब्रिजेस को बनाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में जो सैटेलाइट इमेजेस से चाइना द्वारा पैंगोंगशू लेक पर उनकी तरफ दूसरे पुल का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है
तो उसको लेकर एक अपडेट ये सामने आया है कि जो पुल बनाया गया है ये 11 मीटर चौड़ा है और ये 70 टन तक का लोड झेलने में सक्षम है, यानी कि चाइना के सबसे हैवीएस्ट टैंक का वजन भी झेल सकता है। और इससे एक बात ये भी कंफर्म होती है कि चाइना इस पुल को अपने हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट के लिए बना रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि सोलोमन आइलैंड पर चाइना द्वारा एक नया मिलिट्री बेस बनाए जाने वाली रिपोर्ट्स के बीच अब चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि चाइना का सोलोमन आइलैंड्स पर किसी भी तरह का मिलिट्री बेस बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि चाइना के कहने और करने में हमेशा ही फर्क रहता है। और बाकी चाइना से याद आया कि इस सप्ताह कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक चाइनीज नेशनल को डिटेन किया था जो कि लेह से श्रीनगर की तरफ ट्रैवल कर रहा था। और इस पूरे मामले में सरप्राइजिंग बात यह है कि इस चाइनीज नेशनल के पास इसके खुद के नाम का आधार कार्ड है जो कि महाराष्ट्र से इशू हुआ है। और इस मामले पर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस चाइनीज नेशनल ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया है कि वो मुंबई में काम करता है और कंपनी में ऑफिशियल पर्पस के लिए उस आधार कार्ड की जरूरत थी। और बाकी फिलहाल इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान देखने को नहीं मिला है। आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आए रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 3 और सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया गया है। और ये 3 के दिन सुअरों के संगठन लश्कर से बिलोंग करते थे और इन तीनों की पहचान पाकिस्तानी के तौर पर हुई है जो कि पीओके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और इनके पास से 3 AK-47, एक पिस्टल और 6 ग्रेनेड्स भी रिकवर किए गए हैं। लेकिन इसी एनकाउंटर के दौरान एक आर्मी पोर्टर जिनका नाम था अब लतीफ मीर, तो वे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब लतीफ मीर की आत्मा को शांति मिले। और जबकि IGP कश्मीर के मुताबिक इस साल अभी तक जैश के 14 और लश्कर के 12 फॉरेन टेररिस्ट को ढेर किया गया है। और बाकी आतंकियों से याद आया, जहां एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन भारत और पाकिस्तान न केवल डिप्लोमेटिक लेवल पर बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी एंगेज करेंगे और वो दिन पाकिस्तान के फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करेगा। और जहां एक तरफ पाकिस्तान के मंत्रीगण ये सब बातें कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये ऑफिशियल प्रोपेगेंडा फैलाने वाला ट्विटर हैंडल DGISPR की तरफ से एक ट्वीट करके यासिन मलिक को मिली उम्र कैद की सजा का कड़ा विरोध किया गया है। हालांकि वो बात अलग है कि इस आतंकी यासिन मलिक ने जिस तरह के अपराध किए हैं तो उसके लिए इसे फांसी से कम की सजा तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपको ध्यान होगा कि NIA कोर्ट में कहा गया था कि यासिन मलिक जिस तरह के अपराधों में शामिल है तो उसने वो अपराध फॉरेन पावर्स की मदद के साथ कमिट किए हैं। लेकिन अब वो सो कॉल्ड फॉरेन पावर खुद ही अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके इस बात की पुष्टि कर दे रही है कि हाँ वही हैं जिन्होंने यासिन मलिक को सपोर्ट किया है हर अपराध के लिए। और DGISPR के मुताबिक ये आतंकी यासिन मलिक आतंकी नहीं है बल्कि स्ट्रगलर है, बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह, जो पता नहीं कब से स्ट्रगल कर रही है और ऐसे ही स्ट्रगल करते करते एक दिन गायब भी हो जाएगी। और जरा सोचिए, इस तरह की ट्वीट पाकिस्तान के ऑफिशियल मिलिट्री हैंडल से आ रहे हैं। और वैसे यासिन मलिक को सजा होने पर इनकी जल इसलिए रही है क्योंकि आखिर पैसा तो इन्होंने खर्च किया ही है और इनके पास वैसे ही पैसा कम है और ऊपर से जिस पर खर्च किया वही खर्च होने वाला है, तो फिर तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन देखना तो आम बात है। और ये बड़े कमाल की बात है कि एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि भारत से उनके रिश्ते अच्छे हों और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भारत में इन सुअरों की घुसपैठ कराना अभी तक बंद नहीं हुआ है। इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के हेडक्वार्टर से टॉप 5 सर्विंग ऑफिसर्स की लिस्ट मांगी है, इंक्लूडिंग सर्विस चीफ। और इसके अलावा उन कमांडर इन चीफ रैंक ऑफिसर्स और उन सर्विस चीफ की लिस्ट भी मांगी गई है जो जनवरी 2020 के बाद रिटायर हुए हैं। और इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स की लिस्ट मांगी गई है तो ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन ऑफिसर्स की लिस्ट मांगी गई है तो उनमें लेफ्टिनेंट जनरल और उसके इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर्स की लिस्ट भी शामिल है। और जबकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस सप्ताह अगले आर्मी चीफ के नाम की अनाउंसमेंट भी करेगी। इसके अलावा एक अपडेट है भारत के स्पेस सेक्टर से कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के स्केल डाउन वर्जन के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए तैयार है। और इसरो चेयरमैन का कहना है कि हम अपने इस रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर बहुत ही लो बजट, लो कॉस्ट और लो इन्वेस्टमेंट के साथ साइलेंटली काम कर रहे हैं और अगर सब कुछ सही रहता है तो बेहद ही जल्द ये हमें कर्नाटका के साइंस सिटी में उड़ान भरता हुआ दिखाई देगा, जहां पे इसके पहले लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की योजना बनाई गई है। और इसरो ऑफिशियल के मुताबिक भारत का जो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये स्पेस एक्स के रॉकेट स्टेयर रिकवरी एक्सपेरिमेंट से काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसी वजह से इसमें पूरी तरीके से महारत हासिल करने में समय लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही जाता है तो भारत के इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो फुल फ्लेज टेस्ट है वो 2030 तक होने की उम्मीद है। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी देखने को मिला है कि चाइनीज UAVs के साथ एक सीरियस डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते अब भारत में बने जो मेड इन इंडिया ड्रोन्स हैं उन्हें दुनिया भर से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे देश हैं
जो अब चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल करने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है चाइनीज ड्रोन्स के साथ आने वाला डेटा सिक्योरिटी कंसर्न। और इसलिए वे चाइनीज यूएवीज के बजाय भारत के यूएवीज को लेना पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए भारत को जापान, एशिया रीजन, गल्फ रीजन, इन जगहों से ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। और इस कमाल की न्यूज़ पर इस वीडियो को एक स्वदेशी लाइक तो बनता ही है। इन सबके अलावा आपको एक अपडेट और देते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस पर और भी ज्यादा गर्व महसूस होगा। तो हुआ यह है कि कांगो में यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत तैनात भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने भी हाल ही में एक विद्रोही संगठन के हमले को न केवल नाकाम किया था, बल्कि उसे खदेड़ भी दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के रुत शुरू इलाके के शांगी में M23 विद्रोही संगठन ने कांगो की सेना और MNUSCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पोजीशंस पर अचानक से हमला कर दिया था। और इस हमले में विद्रोहियों ने यूएन और कांगो आर्मी के ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसी पोजीशन पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी मौजूद थी। और जैसे ही ये हमला हुआ तो भारतीय सैनिकों ने न केवल डटकर मुकाबला किया, बल्कि इन विद्रोहियों को खदेड़ भी दिया। और ये तो कहना ही पड़ेगा कि इसके साथ इंडियन आर्मी ने इस बात को भी साबित कर दिया कि भाई जब हम हैं तो फिर क्या गम है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आज के दिन 1999 में कारगिल सेक्टर में ऑपरेशन विजय के हिस्से के तौर पर 1/11 गुरखा राइफल्स के लांस नायक राम कुमार प्रधान ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अपने दम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन प्रताप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में बीएसएफ के डेप्यूटी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जबकि आज ही का वो दिन है जब 1999 के कारगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर भी लॉन्च किया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल कि ऑपरेशन सफेद सागर में इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।